हेलो दोस्तों, ओरिजिन पीसीएस में आपका स्वागत है। और हम जैसे स्टार्ट किए थे आधुनिक इतिहास भारत का, और हमने आपसे बोला था हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सब ड्राइंग बनाना है, और आप जैसे मैप बनाने लगे ना, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एग्ज़ाम में एग्जामिनर पे पड़ता है। तो आप वर्ल्ड मैप बनाएं और इंडिया मैप बनाएं। हालांकि जैसे हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आप लोग को बनाना आ जाएगा। क्लासेस जैसे जैसे होंगी वैसे सब सीख जाएंगे। और मैप एटलस साथ में रख के मैप डेली देखना है, और हर चीज़ को डेली रियलाइज़ करना है कौन सा देश कहाँ है, कौन सा महाद्वीपीय इकाई, कौन सा वैसे आपको इंटरनेशनल रिलेशंस भी ऐसे ही कवर होता रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन से पहले हम देखेंगे कि सभी कंपनियां जो थी वो भारत के साथ बिजनेस करने के लिए इतनी मतलब जिज्ञासु क्यों थी। तो इसलिए जैसे हम देख रहे हैं, भारत से पहले यूरोपियों से पहले व्यापार होता था। अरब अरब व्यापार करते थे, जो आज के पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक होते हुए अरब में जाता था। अरब का सामान तुर्की से पार होकर यूरोपीय में जाके व्यापार होता था। तो भारत का सामान आप देख रहे हैं जैसे नक्शे के हिसाब से ए से होते हुए इधर जाता था, ठीक है। तो अरब का, यूरोप से पहले अरब का व्यापार भारत से चलता था। तो चूँकि हाँ भाई, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि आप देख रहे हैं तुर्की, तो तुर्की से और ये जैसे आप देख रहे हैं, ये है आपका यूरोप का कस्तुनतुनिया, और ये है टर्की। और ये बीच में आपका इधर काला सागर हो गया, ये मरमरा सागर हो गया, और इनके बीच में जो संधि जोड़ती है, जल संधि, उसको बॉस्फोरस की जल संधि कहते हैं। ये आपको स्टैटिक पार्ट याद रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें, बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और यूरोप के पूर्वी भागों में रोमन साम्राज्य था, उसको दो भागों में विभाजित थी, पश्चिमी रोम, पूर्वी रोम साम्राज्य। इसकी पश्चिमी रोम की राजधानी क्या थी? रोम। और पूर्वी रोम की साम्राज्य का, इसको बैजेंतिया साम्राज्य भी कहा गया है, इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, ठीक है। तो टर्की के एक क्षेत्र से छोटे साम्राज्य का उदय हुआ, उस्मानिया वर्सेस बैजेंतिया। और ये 1453 में उस्मानिया साम्राज्य का विजय हो गया। जैसे उस्मानिया में और बैजेंतिया साम्राज्य में युद्ध के बाद उस्मानिया साम्राज्य का विजय हो गया, और तुर्की उस्मानिया साम्राज्य कुस्तुनतुनिया में आ गया, तुर्की का जो था। अब भारत से जो व्यापार का रास्ता था, उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो गया। भारत का जो व्यापार का क्षेत्र था, वो इस पे उस्मानिया साम्राज्य का जो है अधिकार हो गया। तो अब जो यूरोप में सामान जाते थे वो इससे होकर जाते थे, तो ये टैक्स वैक्स भी लोग बढ़ाते थे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चीज़ें महंगी होती गई। तो इसके बाद इस व्यापारिक मार्ग को उस्मानिया साम्राज्य बहुत अधिक करोड़ों पर कर दिया। कई चीज़ें आप जैसे किताबें पढ़ेंगे, तो ऐसे आप अपना माइंड वो करिए, एनालाइज करिए कि क्यों उनको ज़रूरत क्या पड़ गई कि यूरोप से वो भारत से व्यापार करने लगे, और क्या ज़रूरत पड़ गई जब सामान आता ही था यहाँ से होते हुए। तो ज़रूरत ये पड़ गई क्योंकि यहाँ पे टर्की ने अपना पूरा कब्जा करने के बाद जो इधर सामान जाता था भारत से, उसमें इतनी ज़्यादा करोड़ों पर कर दिया गया कि उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, कि भारत से डायरेक्ट व्यापार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो करोड़ों की अधिकता की वजह से आपको ना ऐसे ही लाइन बाय लाइन अपने वर्ड में लिखना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में खुद ही लिखना पड़ेगा। अगर आप किताब से या टीचर के बताए हुए कोई बात लिख देते हैं कॉपी पे, तो वो आप भूल जाएंगे, एग्ज़ाम टाइम में आपको वो नहीं आएंगे माइंड में। अगर आप अपना माइंड यूज करके, अपना वर्ड प्रोसेस से अगर आप चीज़ें आंसर लिखेंगे, अपना एक छोटा छोटा कीवर्ड बना लेंगे, तो वो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और मैं आपको यही बता रहा हूँ बार बार कि आपको मैं इस जैसे मैं कई जगहों से पढ़ के ये नोट्स बनाया, तो इससे बेहतरीन आप नोट्स बनाएं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो करोड़ों की अधिकता की वजह से यूरोप वाले ये हो गया कि भाई हम व्यापार इंडिया से हम डायरेक्ट करेंगे। तो उस टाइम जो एक पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी थे, इनको द नेविगेटर कहते हैं। अब जैसे आपको ये छोटी छोटी बातें मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि पीसीएस का अगर आप प्री एग्जाम देंगे तो ये सब छोटी छोटी बातें पूछ देते हैं कि द नेविगेटर, प्रिंस हेनरी को क्या बोला जाता था, तो द नेविगेटर बोला था। इसलिए मैं ये ब्रैकेट में करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो इसने अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट का जो है नक्शा बनवाया था। अफ्रीका महाद्वीप जैसे मैं आपको बताऊँ, तो ये आपका हो गया अफ्रीका महाद्वीप। तो इसका नक्शा प्रिंस हेनरी ने बनवाया था, क्या पश्चिमी तट का जो नक्शा बनवाया था। अब आया एक कैरेक्टर बार्थोलोम्यू डियाज, ये अफ्रीका के नीचे तक आया, लेकिन केप ऑफ गुड होप तक आके 1487 में आया था और वहीं से लौट गया था।
ये है आपका केप ऑफ गुड होप यहाँ था, यहीं से वो वापस अपने देश चला गया था, बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है। अब इसके बाद ये केप ऑफ गुड होप आने के बाद वास्को डिगामा को खबर मिली, तो वास्को डिगामा ने 4 जहाज़ लेकर वहाँ से यूरोप से निकले। 1497 में ये वहाँ से निकल गए, ठीक है। अब अफ्रीका में जैसे ये केप ऑफ गुड होप से होते हुए आगे तक आए, तो इनको एक गुजरात का एक व्यापारी मिला, हिंद महासागर के, जो हिंद महासागर का ज्ञाता था। नहीं बोलते हैं जैसे हम आप कहीं जाएं, कोई रास्ते में मिल जाए कि हाँ भाई साहब आप इस रास्ते से चले जाएं तो आपको रास्ता शॉर्ट पड़ेगा, इस तरह ये अब्दुल मलिक मिले भाई साहब। ये मिल गए तो ये वास्को डिगामा को लेकर साथ में गए कि आपको मैं इस रास्ते से ले चलूँगा, आप हिंदुस्तान आसानी तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये एक गुजराती व्यापारी मिल गए। तो 17 मई 1498 को मालाबार तट पे, ये काली कट पे ये पहुँचे, ठीक। केरल के काली कट पे ये पहुँचे थे, मालाबार तटों पे पहुँचे थे वास्को डिगामा। कब? 17 मई 1498। डेट भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। डेट आप याद नहीं रखेंगे तो आप आंसर राइटिंग में अगर आप डेट मेंशन कर देते हैं तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फाइनली आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पहुँचने के बाद जमोरिन ने इनका स्वागत किया। जमोरिन तो वहाँ का शासक था, तो वहाँ उसने भव्य स्वागत किया वास्को डिगामा का कि हाँ कोई व्यापारी आया है बाहर से, और ठीक है। कालीकट का जो है वर्तमान नाम हो गया है कोझिकोड, ये भी आपको लिखना चाहिए, ठीक। और इसको वास्को डिगामा को एग्जाम में पूछेगा भेजा कौन था? इमैनुअल प्रथम, जो पुर्तगाल के शासक थे, उन्होंने वास्को डिगामा को भेजे थे भारत में व्यापार करने का मतलब आदेश प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो प्रथम आगमन में उस व्यापारी कोठी बनाने की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि वहाँ के शासक के दरबार में अरब के व्यापारियों का दबाव था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूरोप के व्यापार से पहले वहाँ पे पहले से ही इंडिया और तो मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय व्यापारिक पहले अफ़गान से अरब से हमारा व्यापार चलता था। तो हमारे यहाँ जो राजा के दरबार में अरब व्यापारियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, तो उन्होंने राजा से जैसे भी बोल के वहाँ का वास्को डिगामा से कोठी बनाने की इजाज़त इजाज़त नहीं दिलवाई। मतलब कोई भी रणनीतिक कारण रहा होगा। लेकिन इसने वास्को डिगामा ने अपना सामान जो लाया था वो बहुत सारा सामान लेकर वो वापस लौटा, और उसको 60 गुना मुनाफा प्राप्त हुआ था भारत से। उसने जब अपना जाकर सामान बेचा तो उसको 60 गुना मुनाफा प्राप्त हुआ, ठीक है। देखिए उसके बाद 1498 में एक पुर्तगाली कंपनी बनी, एस्टाडो द इंडिया। आप कंपनी का नाम याद कर लीजिएगा। और इस कंपनी का उद्देश्य क्या था? इस कंपनी का उद्देश्य था व्यापार, और दूसरा उद्देश्य था इसका धार्मिक प्रचार प्रसार, ईसाइयत का प्रचार प्रसार करना भारत में। क्योंकि इनका एक रूल था कि अगर हम भारत को ईसाई राष्ट्र के रूप में अगर बढ़ाएं तो हमारा कहीं ना कहीं व्यापार करना आसान होगा, और एक नागरिक के तौर पर हम वहाँ स्थापित हो पाएंगे, ठीक है। तो हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राजनीतिक उद्देश्य था, ठीक है। अब 1500 ईस्वी में एक थे पेड्रा अल्बरेज, इन्होंने 13 जहाज़ नौसेना से सुसज्जित। एक आप बात यहाँ याद रखिए कि यूरोपीय नौसेना से सुसज्जित थे, और इनके एक बहुत बड़ा हथियार था कि इनके पास नेवी थी, ठीक है। तो ये कोचिन कन्नौज शासकों के पास गया, उसको लगा कि यहाँ के क्षेत्रीय शासकों में आपस में बनती नहीं है, तो उसने उनको आपस में लड़ने की रणनीति बनाई। अरबों द्वारा इनके बढ़ते कदम से हिंद महासागर में युद्ध हुआ, ठीक है। अरब जब देखे कि ये यूरोपीय बार बार आ रहे हैं, उनके कदम बढ़ रहे हैं, तो युद्ध हुआ। तो पेड्रा अल्बरेज ने क्या किया कि अरबों को जहाज़ को हराकर उनको लूट कर वहाँ के शासकों को गिफ्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 1502 में वास्को डिगामा का पुनः आगमन हुआ भारत में, ठीक है। व्यापारी कोठी बनाने के उद्देश्य से ये फिर से आए थे, और अब की बार ये कोठी बनाने में बच्चों सफल भी हो गए थे। प्रथम कोठी ये बनाए थे कोचीन में 1503 में। ये पूछता एग्जाम में बार बार, इसको आप कंटेस्ट कर लीजिएगा कि प्रथम कोठी जो है कोचीन में 1503 में मलाबार तट के किनारे बनाए, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट गवर्नर के रूप में आए यूरोप से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या था? 1505 से 1509, ठीक। ये गवर्नर बनकर आए, और ये पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसने एक पॉलिसी लाया, उस पॉलिसी का नाम रखा था ब्लू वाटर पॉलिसी,
ठीक। इसके तहत ये किया था कि सबसे पहले तो इसने क्या किया कि अरबों को हिंद महासागर से खरीदना शुरू किया, क्योंकि अरब रहते तो वो बिज़नेस करने नहीं देते। और बच्चों जैसा मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लग रहा है उस चीज़ तो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, और आप भी जैसे नोट्स बनाइएगा अपने लैंग्वेज में तो उसको आप भी हाईलाइट करिएगा। तो इससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम से जब 1-2 महीने बचे रहेंगे तो आप उस कीवर्ड को एकदम आसानी से याद करके आंसर अपना लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था वो ब्लू वाटर पॉलिसी नीति लाया। तो उसके नीति में पहले कि ये था कि पहले तो यहाँ से अरबों को हटाओ ताकि हम स्वतंत्र रूप से अपना बिजनेस कर सकें भारत के साथ। ठीक है, तो अरबों को हटाया और हिंद महासागर पे एक अधिकार कर लिया। ठीक, हिंद महासागर से एक अधिकार कर लिया। और इसने मिस्र के व्यापारी, तुर्की व्यापारी, गुजराती शासक से अल्मीडा से युद्ध हुआ और अल्मीडा अकेले जीत गया। ठीक, तो बच्चे यहाँ तक जैसे आपने समझ में आया, मैंने यूरोपीय आगमन का धीरे से मैंने कंसेप्ट बताया कि कैसे यूरोपीय आगमन स्टोरी वाइज जब समझिए किसी भी चीज़ को, मतलब किताबी भाषा में नहीं, अपनी स्टोरी वाइज कि कैसे आए, उनको क्या मतलब मजबूरी है ऊपर इसे कि भारत के साथ व्यापार करना ही पड़ा था। ठीक है, और एक चीज़ और था कि यूरोपीय थे पुर्तगाल साइड, वहाँ थोड़ा ठंडी थी, तो वहाँ पर क्या था कि लोग मीट खाते थे, तो मसाले के लिए मसाला, चूँकि भारत में मसाला प्रसिद्ध था, मसाला यहाँ से इनडायरेक्टली वैसे यूरोप जाता था, तो इसलिए भी यूरोपीय चाहते थे कि मसाला का हम डायरेक्ट व्यापार भारत से कर सकें। तो ये भी एक रीज़न था। और तो ऐसे आपको अपने लैंग्वेज में पढ़ना है, चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। और कल हम आपको इसके आगे अगर आप बोलते हैं तो इससे कंटिन्यू करेंगे। और आप ऐसे ही चैनल पे आते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू।